बहुत समय पहले एक फेमस अल्केमिस्ट रहता था। वो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसकी पत्नी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी, तब बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई और दुख की बात ये रही कि उसका बच्चा भी नहीं बच सका। दुख से व्याकुल होकर अल्केमिस्ट अपने महल के भीतर गहराई में छिप गया और उसने अपने दिन आंसुओं में बिताए। और जब वो अकेले उदास में बैठा था, तो उसने कुछ करने का फैसला किया। बस मैं परिवार बसाऊंगा। एक रात देर से जब आसपास कोई नहीं था, वो एक कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसने ताजा कब्रों से कई शव निकाले और उसने शरीर के टुकड़ों को जोड़कर एक मनुष्य की आकृति बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। वो एक मनुष्य का निर्माण करने में सक्षम तो था, लेकिन उस निर्मित मनुष्य के पास हृदय नहीं था। जहाँ वो अल्केमिस्ट अपने हाथों से बनाए गए मनुष्य को कहता है, तुम सिर पे एक कठपुतली हो। वो निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपना खुद का परिवार बनाने के लिए, निर्मित मनुष्य को हृदय देने के लिए उसने उस मनुष्य का सीना खोल दिया। बार बार, हर बार उसके शरीर पर घावों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अपना काफी समय अपनी असफल रचना के साथ बिताया और एंड में वो बूढ़ा हो गया। अपना 1001वां प्रयास पूरा करने के बाद उसने सोचा, किसी को दिल देना इतना आसान भी नहीं होता है। हार मानने के बाद भी उसने सोचा कि अपने 1001वें प्रयास को अपना आखिरी प्रयास बनाने का फैसला किया। अपने ऑपरेशन टेबल पर अपनी संरचना को देखता रहा और कहा, काश तुम्हारे पास दिल होता तो मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना बेटा मान लेता। मैं एक ऐसा परिवार बनाना चाहता था जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूं, लेकिन तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। टेबल पर रखी निर्मित मनुष्य की मूर्ति अपनी ठंडी भावहीन आंखों से बस ऊपर की ओर देखती रही और इस तरह 1001वां एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पूरी दुनिया को ढक लेने वाली प्रतीत हो रही भारी बर्फबारी आखिरकार समाप्त हो गई और काफी समय बीत गया। जहाँ पर अल्केमिस्ट बेड पर लेटा होता है और एक्सपेरिमेंट किया हुआ मनुष्य वहाँ आता है। वो क्रिएटेड मैन उस अल्केमिस्ट के पास गया जो गहरी नींद में सो रहा था। वो कहता है, मालिक क्या आप सो रहे हैं? उसने उसे कई बार बुलाया, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं जागा। जब उस एक्सपेरिमेंट मैन ने जब पहली बार किसी मरे हुए बूढ़े आदमी को देखा और उसकी बॉडी को छुआ, तो उसे बहुत अजीब सा लगा। बहुत ही अजीब सा। उसे बहुत अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि उसने पहली बार मौत को इतने करीब से एहसास किया था। उसे अभी तक मृत्यु का अर्थ पता ही नहीं था। उसे लगा कि उसके मास्टर गहरी नींद में सो रहे हैं। जब वो काफी देर तक मास्टर को देखता रहा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, जागो जागो, जाग जाओ फादर। अल्केमिस्ट का 1001वां एक्सपेरिमेंट एक सफलता थी। फिर हमें 4 मई 1947 न्यू स्वानस्टीन कास्टल, जो कि अल्केमिस्ट के महल का नाम है, जहाँ हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग कह रहे होते हैं, मुझे पता है ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन लग रहा है कि हमें कोई बहुत बड़ा राज मिलने वाला है। हो सकता है हमें ERR रिकॉर्ड मिल जाए। ERR एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के लोगों ने पेंटिंग्स और मूर्ति वगैरह और दूसरी आर्टवर्क वगैरह चुरा ली थी। उनकी लिस्ट सभी ERR में रिकॉर्ड है। जिसके पास भी ये गया वो इंसान माला माल हो जाएगा। जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं, बहुत सारी पिक्चर ले लो, ठीक है? और वो लोग एक के बाद एक पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं और कहते हैं अमेजिंग। तभी एक और पिक्चर में उनके कुछ रिकॉर्ड होता है और ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और पिक्चर अच्छे से कैमरे में नहीं आ पाती। वो लोग कह रहे होते हैं, देखो क्या वो जिंदा है? दूसरा कहता है, मुझे नहीं पता। और तभी एक्सपेरिमेंट में मुड़ता है और बहुत तेजी से स्पीड में वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग पूरा डर ही जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, ये क्या था? क्या वो कोई पक्षी था? दूसरा वाला भी कह रहा होता है, हाँ मुझे भी लगता है कि ये पक्षी ही होगा। तभी जो पहला वाला इंसान है वो कहता है, वेट, वो आदमी कहाँ गया? दूसरा वाला भी डर डर के कह रहा होता है, हाँ वो आदमी कहाँ गया, कहाँ चला गया? तभी उन्हें वही एक्सपेरिमेंट मैन दिखाई देता है, जो कि कहीं गया नहीं था। वो साइड में खड़े होके बस उन लोगों को देख रहा था कि आखिरकार वो लोग कर क्या रहे हैं। तभी फिर से स्पीड में उड़ने की आवाज आती है, जैसे किसी पक्षी जैसी हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर हमें एक मैन को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है और फिर हमें एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें वही मैन होता है और वो बच्चा होता है, वही एक्सपेरिमेंट किया हुआ बच्चा। 1001वां एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर वो मैन अपना पेज पलट रहा होता है, फिर कुछ लिखने लग जाता है। फिर वो उठता है और रूम से बाहर चले जाता है और दूसरी तरफ हमें वही एक्सपेरिमेंट मैन को दिखाया जाता है जो कि बेड पर बैठा होता है, जिसके कलाई पर 1001 लिखा है और उसके पैर में पहले से ही कई सारे कटे हुए निशान हैं जो कि सिले हुए हैं और वो बस चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी ऊपर से पिंजरे से कुछ आवाज आती है। मुझे ठंड लग रही है और वो उस पिंजरे को देख रहा होता है।
फिर उस पिंजरे को उतारता है और उसे गले लगा लेता है। तभी वहां पर वही मैन आ जाता है। वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी वो भी उस मैन को देख लेता है और उस पिंजरे को बेड पर रखता है और अपने कपड़े के बटन को खोलने लग जाता है। तभी वो मैन कहता है, नहीं, मैं आज यहाँ पर ये नहीं करने आया हूँ। जिस पर वो मैन को देखने लग जाता है और वो मैन भी उसे ही देख रहा होता है। और वो एक्सपेरिमेंट मैन वो तो बिना पल के झपकाए बस उसे ही देख रहा होता है। और वो मैन अपने हाथ में पकड़ा उस बॉक्स को नीचे रखता है, फिर उसे कपड़े निकालता है और उसे पहनाते हुए कहता है, तैयार हो जाओ। और उसे कपड़े पहना रहा होता है और कहता है, तुम यहाँ से निकल रहे हो। और फिर वो मैन उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और वो भी कहीं जा रही होती है। वो मैन कार का डोर ओपन करता है और वो लेडी भी डोर ओपन करती है और एक रेस्टोरेंट जाती है किसी से मिलने के लिए। और वो एक गर्ल होती है और ये गर्ल हमारी इस स्टोरी की फीमेल लीड है। वो गर्ल भी उसे मुड़कर देखती है। वो लेडी कहती है, हे। वो गर्ल कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बस इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो कि मैं आई तो सही। हम में से कुछ लोगों के पास असलियत में जॉब है, ठीक है? वो गर्ल कहती है, मैं भी बिजी हूँ बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है। और अपने बैग से कुछ पेपर वगैरह निकाल रही होती है जिसमें लिखा होता है फॉरेस्ट बिग ट्री। और कहती है, मैं पूरे दिन नए नए आइडिया सोचने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। खैर, एक बार इसे देख लीजिए, मैंने इस कहानी पर काफी मेहनत की है, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगी। जहाँ पर वो लेडी भी उसे देखने लग जाती है बड़े खुशी से। लेकिन देखते देखते उसे तो गुस्सा आने लग जाता है और एक टाइम पर वो तो थक ही जाती है, जिसे देखकर हमारे फीमेल लीड का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो लेडी उस पेपर को टेबल पर फेंकते हुए कहती है, ये बेकार है। जिस पर हमारी फीमेल लीड चिल्लाकर कहती है, तुमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। जिस पर वो लेडी कहती है, हाँ, मैंने ऐसा किया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने पहले दिखाया था। इस रफ्तार से तुम कभी राइटर नहीं बन पाओगी। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि अपना स्टाइल चेंज करो, ये बोरिंग बेतुका बातें लिखना बंद करो। और उस लेडी की एक एक बातें हमारी फीमेल लीड को किसी खंजर की तरह चुभ रही होती है। वो लेडी कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और न्यू आइडियाज नहीं है? और तुम मुझे उधार दिए हुए पैसे कब लौटाओगी? तुमने कहा था कि तुम इस टाइम तक तो मशहूर हो जाओगी। जिस पर हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं इस पर काम तो कर रही हूँ ना, और हाँ, नई आइडियाज ढूंढना बहुत आसान नहीं होता है। और ये कहकर वो ड्रिंक की ग्लास को पकड़ती है और पीते पीते सोच रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे राइटर बनने के रास्ते में रुकावट आ रही है, या फिर कुछ ऐसा ही। और ग्लास को टेबल पर जोर से रखते हुए बड़बड़ा रही होती है, तुमको नहीं पता ये कैसा होता है। तुमको इससे पहले कभी कहानी गढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया लिखना नहीं चाहती। और काफी ज्यादा निराश हो जाती है। तभी वो लेडी हमारी फीमेल लीड का नाम लेती है, जैन। अगर कोई तुमको कहानी के लिए बहुत शानदार किलर मटेरियल दे सके तो क्या तुम इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लोगी? जहाँ पर हमारी जेन कहती है, अच्छा, अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए तो ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी। जहाँ पर वो लेडी थोड़ा सीरियस मूड में कहती है, भले ही ये खतरनाक हो, फिर भी क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी? जिस पर जेन कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। इस समय तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ बिना किसी सवाल पूछे। और सोच रही होती है, भाग जाना तो एक पागलपन होगा। फिर हमें एक कार दिखाया जाता है जिसमें कोई कह रहा होता है, सही है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम सोचने की कोशिश में तुम पहाड़ पर ही चढ़ गए थे और तुम्हें बचाना पड़ा था। दूसरा वाला कहता है, मैं इसे 100 बार और कर सकता हूँ। और ये हमारा मेल लीड होता है जो कि कह रहा होता है और कार के विंडो से बाहर के नजारे को देख रहा होता है। तभी उसे वो लेडी और जेन दिख जाती है, जिस पर हमारा मेल लीड एकदम टकटकी लगाते हुए देख रहा होता है और वो जेन को ही देख रहा होता है जो कि उसे काफी ज्यादा चमचमाते हुए दिख रही होती है। और इसके भी कुछ रीजंस है, वो हमें आगे पता चलेंगे। जिस पर वो मैन भी हमारे मेल लीड को ही देख रहा होता है और फिर वो उस रेस्टोरेंट को देखता है और उस लेडी को भी और फिर कहता है EL01। लेकिन हमारा मेल लीड तो अपने में ही खोया होता है तो उसे सुनाई नहीं देता। जिस पर वो मैन जोर से कहता है EL01। जिस पर हमारा मेल लीड उस मैन को देखता है और हमारे हीरो का नाम EL01 क्यों रखा गया है वो हमें इस स्टोरी के आगे पता चलेगा। इस स्टोरी में भर भर के रहस्य हैं जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो मैन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम फ्री हो। तुम जिससे भी मिलो या जहाँ भी जाओ, अब तुमको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इस फ्रीडम के साथ तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी। अब तक तुमको जो भी तकलीफें हुई हैं या हो सकता है कि वो चिंता की बात ना हो, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, किसी पर भरोसा मत करना। कोई भी बिना किसी शर्त के किसी के लिए काइंड नहीं होता है। किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उस पर कभी भी भरोसा मत करना। जिस पर हमारा मेल लीड कह रहा होता है, हर्बर्ट, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? जिस पर हर्बर्ट शांति से कहता है, नहीं। और सोच रहा होता है, मुझ पर भी नहीं। और वो कार अपना जा रही होती है, लेकिन उस कार पर कोई नजर रख रहा होता है। वो मोटू कहता है, वो यहाँ पर है। और वो पीछे वाला बंदा कह रहा होता है, क्या सचमुच?
वो जो मोटू है उसका नाम लॉरी है। वो कह रहा होता है, तो क्या अब आराम करने का समय गया? वो पीछे वाला बंदा कहता है, लॉरी मुझे तुम्हारे खाने के हर जगह टुकड़े मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें हर्बर्ट और मेन लीड को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ उस लेडी को कॉल आता है जहाँ पर वो जा रही होती है, जिस पर जेन कहती है, अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? वो लेडी कहती है, मुझे जाना होगा, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और हाँ अगली बार मुझे पढ़ने के लिए कुछ अच्छा देना प्लीज, मुझे इम्प्रेस करो जेन, मैं तुम्हारे विश्वास से बहुत इम्प्रेस हूँ। और कहती है, क्या तुम पे करोगी? जेन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी मैम, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। और इधर हर्बर्ट जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जो बताया है उसे याद रखना, लाइफ के मजे लो। और कार में बैठता है, जिस पर मेन लीड कहता है, हर्बर्ट, लेकिन उससे पहले ही हर्बर्ट वहाँ से जा चुका होता है और हमारे मेन लीड वहीं बस खड़े खड़े देख रहा होता है। इधर जो हर्बर्ट है वो किसी को कॉल में कह रहा होता है, हेलो, क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया है? और ये वही लेडी होती है। हर्बर्ट कहता है, हाँ, मैंने EL01 को मिस रीना के घर के सामने 10 बजे छोड़ दिया था। जिस पर वो लेडी कहती है, ओह, तो वो दोनों जल्द ही मिलेंगे। क्या तुमने EL01 से बहुत बातें की? ऐसा लगता है कि तुम दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। जिस पर हर्बर्ट चुप ही रहता है और सोचता है, जब मेन लीड उसे कह रहा होता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ हर्बर्ट? जिस पर जो हर्बर्ट है वो कहता है, नहीं, मुझ पर भी नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको। मेन लीड कहता है, लेकिन आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं लगते। यही सब जो हर्बर्ट है वो सोच रहा होता है। फिर वो कहता है, नहीं, हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन क्या जेन रीना को थोड़ी हैरानी नहीं होगी? ये सब तो अचानक से हुआ। जिस पर वो लेडी कहती है, नहीं, मैं जिस असली जेन को जानती हूँ वो बेहद खुश होगी, ये मेरी तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। जिस पर हर्बर्ट फोन रखते हुए कहता है, फिर मिलेंगे लैब में मैम। और फिर हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि अपना मस्त गुनगुनाते हुए जा रही होती है और उसे हर्बर्ट देख रहा होता है और कहता है, जेन रीना, हमारी फीमेल लीड का पूरा नाम ही जेन रीना है। और फिर वो लोग आमने सामने से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ जेन वो तो पूरा पागल ही हो रही होती है, पूरा झूमते फिरते जा रही होती है और कह रही होती है कहानियां, सबसे अच्छी कहानियां, और अपना गाते गाते जा रही होती है। और दूसरी तरफ वही क्रिएटेड मैन खड़ा होता है और एक चीट को देख रहा होता है जिसमें सॉरी लिखा होता है और एक और लेटर उसके हाथ में होता है जिसमें हमारी फीमेल लीड का नाम लिखा होता है, जेन रीना, फॉग स्ट्रीट 52, सेकेंड फ्लोर 205। और साथ ही उसके हाथ में एक और चाबी भी होती है। और यही सब देख रहा होता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी चमचमाती हुई चीजें उसे दिख रही होती है और जेन के गुनगुनाते हुए गाने उसके पास चमचमाते हुए पहुंच रही होती है। जिस पर वो जेन को देखने लग जाता है। वो तो पागलों की तरह नाच फिर कर अपने गुनगुनाते हुए आ रही होती है, फ्रेश आइडियाज। तभी उसकी जो नजर है वो अचानक से हीरो पर पड़ती है और वो तो पूरा डर ही जाती है, जो कि काफी शांति से बस जेन को ही देख रहा होता है। उसकी नीली आंखें अंधेरे रात में चमक रही होती है, जिसे देखकर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे उसके मुंह से तो चीख ही निकल जाती है। जहाँ पर हमारा हीरो रास्ते के दूसरी तरफ खड़ा होता है और जेन रास्ते के दूसरी तरफ होती है और सोच रही होती है, ये क्या है, अब ये कौन है? और वो क्रिएटेड मैन बस जेन को ही देखे जा रहा होता है, जिससे जेन वही रुक जाती है और फिर धीरे धीरे चलती है और फिर अचानक से दौड़ने लग जाती है। और फिर दौड़ते दौड़ते वो अपने घर पहुंच जाती है और वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और सोचती है, क्या बकवास है। और पीछे से वो क्रिएटेड मैन उसका पीछा कर रहा होता है, जिस पर जेन सोचती है, वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? क्या उसे पता है कि मैं अकेले रहती हूँ? वो कब से मेरा पीछा कर रहा है? और पीछे देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो क्रिएटेड मैन जेन का पीछा ही कर रहा होता है। जिस पर जेन सोच रही होती है, धत तेरी की, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, वो घबरा सकता है और मुझ पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तब तक जेन का रूम आ जाता है 204। फिर वो कुछ सोचती है और 204 वाले रूम का बेल को बजाने लग जाती है और कहती है, मैं घर आ गई हूँ, मॉम एंड डैड, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। और वो काला साया धीरे धीरे पास आ रहा होता है। जेन जोर जोर से रो रोकर दरवाजा पीट रही होती है। तभी वो क्रिएटेड मैन जेन के एकदम से सामने आ जाता है और जेन को ही देख रहा होता है। जेन कहती है, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर लगा होता है कैमरा और इस कैमरे के पीछे बैठे हैं ये दो नमूने, जिन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कैमरे से ही जेन को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत रो रो कर दरवाजा पीट रही होती है और उस क्रिएटेड मैन की तरफ इशारा कर रही होती है। लेकिन ये मोटू पतलू की जोड़ी, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पतलू कहता है, वो बहुत बदसूरत लग रही है और उठते हुए कहता है, मैं बस अभी वापस आता हूँ, वरना ये लड़की दरवाजा तोड़ देगी। जिस पर वो मोटू कहता है, एक सेकंड जरा रुको। और वो लोग कैमरा में देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। जहाँ जेन उस बॉय को देख रही होती है, फिर वो अचानक से हैरान हो जाती है क्योंकि उस बॉय के हाथ में एक चिट होता है जिसमें लिखा होता है जेन रीना। ये देखकर जेन पूछती है, तुम कौन हो?
लेकिन वो क्रिएटेड मैन बस चुपचाप रहता है। जेन को ही बस घूर रहा होता है। जेन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है हेलो, जिस पर वो कहता है हर्बर्ट ने मुझे ये दिया है, ये जगह क्या है और जेन रीना कौन है? जिसे देखकर जेन भी चुप हो जाती है। फिर वो कहती है हाँ वो मैं हूँ, और चिट लेते हुए कहती है मुझे ये देखने दो, और सोचती है हर्बर्ट, ये हर्बर्ट कौन है और वो इस अधमरे से दिखने वाले इंसान को मेरे पास क्यों भेजेगा? फिर वो कहती है ठीक है तो तुम कहाँ से हो? जिस पर वो अपना सर हिलाने लग जाता है। जिस पर जो जेन है वो सोच रही होती है क्या उसे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, और उसके पैर के निशान को देखकर कहती है वेल तुम्हारे निशान को देखकर तो यही लगता है, और तुम्हारी कलाई पर नंबर्स, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी हॉस्पिटल से आए हो या फिर। और वो बॉय बस जेन को ही घूर रहा होता है। जिस पर जेन सोचती है वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, और कहती है मेरा मतलब है क्या व्हाइट कोट पहने हुए लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा इंजेक्शन वगैरह लगाया था क्या? जिस पर वो बॉय कुछ भी नहीं कहता है। तो जेन सोचती है वो गूंगा तो नहीं है, फिर वो बोल क्यों नहीं रहा है? जहाँ जेन सोच रही होती है उस लेडी की बातें को, अगर कोई तुमको कहानी के लिए कुछ किलर मटेरियल दे सके तो क्या तुम उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लोगी? जिस पर जेन भी कह रही होती है अच्छा अगर कोई ऐसा पर्सन मिल जाए तो हाँ मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगी। वो लेडी भी कह रही होती है भले ही ये खतरनाक हो सकता है, तुम भाग तो नहीं जाओगी? जिस पर जेन कहती है ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, इस समय तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लूंगी बिना किसी सवाल किए, भाग जाना तो पागलपन होगा। जिस पर जेन उस बॉय को कहती है हे चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं, और अब रूम नंबर 204 से 205 में आ जाते हैं और कहती है अंदर आ जाओ। तभी उस क्रिएटेड मैन को हर्बर्ट की बात याद आ जाती है EL01 किसी पर भरोसा मत करना, और जेन कहती है कम ऑन, लेकिन उस बॉय को ये बात याद आते ही वो अंदर आने से हेजिटेट कर रहा होता है। जिस पर जेन कहती है क्या तुम ठीक हो, और उसके पास जाते हुए कहती है तुम वहाँ यूं ही क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ और गर्म हो जाओ। जहाँ पर वो बॉय अपने कदम को पीछे कर रहा होता है और मुड़ता है और वहाँ से जा रहा होता है, और ये सब मोटू पतलू की जोड़ी देख रही होती है। जहाँ पर वो पतलू कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि हर्बर्ट ने उसे यहाँ आने से पहले कुछ कहा होगा। मोटू कहता है इसमें प्रोजेक्ट लीडर की गलती है, आखिर उसने उसे शामिल ही क्यों किया, हर्बर्ट क्वालिफाइड नहीं है। पतलू अपना जैकेट पहनते हुए कहता है इसके झांसे में आना, उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी। चलो लॉरी हमें EL01 को पकड़ना ही होगा। लेकिन वो लॉरी वो मोटू जो कि कह रहा होता है वेट। पतलू कहता है क्यों? मोटू कहता है हजरत तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और वो लोग उस बॉय को और जेन को देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जेन की तरफ की कह रही होती है जरा रुको तो, लेकिन वो बॉय बस चलते ही जा रहा होता है। जिस पर जेन कहती है नहीं वहाँ पर बहुत खतरा है। जहाँ पर वो बॉय अपना दरवाजा खोलता है और वहाँ से जा रहा होता है, और जो जेन होती है वो चिल्लाते रह जाती है वहाँ मत जाओ, और उसका पीछा करते हुए वो थक चुकी है। तभी वो जोर से चिल्लाती है यह वापस आओ, और सोच रही होती है इतने सारे जगहों में से उसे वहीं क्यों जाना है, और कुछ सोचती है और हिम्मत करके फिर दरवाजा को जोर से खोलती है। जिस पर वो बॉय जो कि जा रहा होता है वो भी पीछे मुड़कर देखता है, और उसे एक हाथ उसके तरफ बढ़ते हुए दिख रहे होते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। और ये जेन होती है जो कि पूरा हाफ रही होती है, वो पूरा थक चुकी है ये जगह है, और वो खुद ही बहुत हैरान होती है उस बॉय को देखकर जिसकी आंखें एकदम ठंडी है और त्वचा सफेद पड़ चुकी है, जैसे कि वो इस अंधेरे में कहीं खो जाना चाहता हो। और जेन उसे बस घूर रही होती है। फिर वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना, इन जंगलों में एक हत्यारा रहता है। जिस पर वो बॉय कहता है मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में नहीं जा सकता। जेन उसे कहती है बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ से चलो। जिस पर वो बॉय कहता है हर्बर्ट ने ऐसा करने से मना किया है। तभी जो जेन होती है अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है बस चलो यहाँ से। जिस पर वो बॉय भी अपना सिर हाँ में हिलाता है। जेन उसे ले जाते हुए कहती है इस जगह को धुंध भरा जंगल कहा जाता है, कहते हैं कि यहाँ एक बेहद खूंखार सीरियल किलर रहता है। डरावना है ना? ये कहानी इतनी सजीव है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सच है। यहाँ के लोग कभी इन जंगलों में नहीं आते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। तभी कोई आवाज आती है जिस पर जेन कहती है देखो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो हमें ही देख रहा है? उफ कितना डरावना है, चलो यहाँ से चलते हैं। और हमें फिर उस सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो को ही देखने आया था। इसके बहुत से राज हैं जो कि हमें इस स्टोरी के आगे पता चलेंगे। जहाँ दूसरी तरफ जेन उस बॉय को जल्दी जल्दी वहाँ से ले जा रही होती है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर जेन चलने लग जाती है, लेकिन वो बॉय वहीं खड़ा रहता है। जिस पर जेन कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो। जिस पर वो बॉय कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता जेन, मुझे घर जाना चाहिए।
हर्बर्ट ने मुझे बताया कि कोई भी इंसान बदले में कुछ उम्मीद किए बिना दयालु नहीं होता। मुझे पता है कि लास्ट में तुम भी मेरा इस्तेमाल बाकी सब लोगों की तरह करोगी। ये कहकर वो चुप हो जाता है और वहाँ पर शांति छा जाती है। फिर जेन कहती है, वेल तुम ठीक कह रहे हो, सच कहूँ तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर जब उसे होश आता है कि उसने ये क्या कह दिया है, तो वो बात को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल नहीं, मेरा मतलब है कि मैं बस इतना चाहती थी कि तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। फिर वो उस लेडी की साथ वाली बात को याद करती है जब जेन कह रही होती है, मैं एक राइटर हूँ, मैं बच्चों की कहानियां और ऐसी ही चीजें लिखती हूँ, लेकिन आजकल मुझे कुछ अच्छी कहानी सूझ ही नहीं रही है। और ये याद कर कर वो सोच रही होती है, और फिर आज आज मेरी मुलाकात तुमसे हुई। और उसे देखते हुए सोचती है, और तुम दिलचस्प लगे, और तुम्हारे पास मेरे लिए एक अमेजिंग स्टोरी है, न केवल तुम्हारी अनोखी शकल सूरत की वजह से। और तभी वो बॉय कहता है, गुड बाय जेन, और वहां से जाने को होता है, जिस पर जेन चिल्लाते हुए कहती है, अरे रुको रुको, और दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाने में क्या मुश्किल है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? ऊपर से बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और अपने नाक से जोरदार धुआं छोड़ते हुए कहती है, बस इतना ही, स्प्रिंग तक यहीं रहो, बाहर मौसम गर्म होने तक तुम यहाँ रुक सकते हो। हाँ, तुमको फ्री में खाना और रहने की जगह मिलेगी, और कपड़े भी। मेरा देखभाल के बदले तुमको बस अपनी कहानी बतानी होगी, बस इस स्प्रिंग तक। लेकिन वो बॉय बस चुपचाप रहता है, जिस पर जेन कहती है, अरे चलो भी, मुझे वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे मैं तुम्हारा कर रही हूँ। मेरा मतलब है, यूज एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँ और तुम भी मेरा इस्तेमाल करो, तब ये एक दूसरे का फायदा उठाना नहीं होगा, ये एक दूसरे की मदद करने में बदल जाएगा। ये सुनकर उस बॉय के एक्सप्रेशन में हैरानी वाली थोड़ी बदलाव आती है, और तभी वो बॉय भी, जो कि अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा होता है और उसके अंदर से कोई कहता है, तुम तो जरा सा झूठ बोल रही हो, और ये कोई साधारण बर्ड नहीं होता है, हम इस स्टोरी के आगे में जानेंगे। वो बर्ड कहता है, हमारी मदद करने का दिखावा करना बंद करो, तुम बस उसका इस्तेमाल कर रही हो। जिस पर जेन कहती है, ये किस टाइप का तोता है, ये बोलने में बहुत माहिर है, और उसे पोक करने जा रही होती है, लेकिन वो बर्ड बस दूर जा रहा होता है और कहता है, मैं कोई मामूली तोता नहीं हूँ, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की, तुम तो बस एक दयनीय इंसान हो। जिस पर जेन सोचती है, वाह, ये तो तोता बहुत इनक्रेडिबल है। तभी जेन बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ ना, हम वहाँ और बात कर सकते हैं, ठीक है? और मन में सोचती है, मुझे भी ये तोता चाहिए। और वो तोता सोच रहा होता है, मुझे इग्नोर मत करो। तभी वो बॉय कहता है, फिर जेन प्लीज मुझे सिखाओ कि जिंदा रहना क्या होता है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तुम बहुत चमक रही हो, और जिंदा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। जिस पर जेन सोच रही होती है, क्या चमक रही हूँ, क्या वो मुझे पसंद करता है? फिर जेन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तो तुम काफी जिंदा लग रहे हो। जिस पर वो बॉय ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं मर चुका हूँ। इस पर जेन खुशी से कहती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर वो बॉय कहता है, थैंक यू। जेन कहती है, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? वो बॉय हाँ में सिर हिलाता है। फिर जेन खुशी खुशी जा रही होती है, तभी वो बॉय अपने हाथ में पकड़े उस तोते का नाम लेता है, रॉय। रॉय, चलो स्प्रिंग तक यहीं रुकते हैं। रॉय, तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं पसंद है ना? रॉय कहता है, राइट, अगर तुम रुक रहे हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सर हिलाते हुए सोच रहा होता है, लेकिन केवल स्प्रिंग तक। और फिर जेन अपने डोर खोलती है और उस बॉय को अंदर ढकेलते हुए कहती है, तुम आगे जाओ, मैं बस छोटा सा कॉल करके आ रही हूँ। और वो बॉय बस जेन को ही देख रहा होता है, और जेन भी उसे बड़ी सी स्माइल कर रही होती है देख के। जहाँ वो बॉय अंदर जा रहा होता है और जेन उसे देखकर दरवाजा बंद करती है। फिर वो किसी को कॉल करती है, फोन से आवाज आती है, तुम क्या चाहती हो? जेन खुशी से कहती है, सारा, ये तो कमाल ही हो गया। सारा कहती है, क्या हुआ? और सारा उसी लेडी का नाम है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी खबर अचानक मेरी गोद में आ गिरी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे तुमने पहली बार कहा था। सारा कहती है, तुम क्या कह रही हो? पहले गहरी सांस लो, फिर स्लो हो जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। जेन कहती है, अनजान होने का नाटक मत करो, वैसे तुम कब आ रही हो, तुम्हें ये देखना ही होगा। मैं अभी शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इंसान कुछ अजीब सा लग रहा है। इसने इसे भेजा है, उसने इससे कुछ कहा है, लेकिन जाहिर तौर पर उसने इसे किसी पर भरोसा ना करने को कहा है। सच में वो कितना घटिया इंसान है। और यहाँ पर हर्बर्ट की बात हो रही है, और हर्बर्ट भी वहीं पर होता है। सारा कहती है, जैन, मैं अभी काम कर रही हूँ, प्लीज किसी ऐसे इंसान से बात करो जो बिजी ना हो। मैं कुछ समय के लिए बिजी रहूंगी, मैं बाद में समय निकालने की कोशिश करूंगी, ठीक है? जैन कहती है, हे सारा, तुम कब आओगी? तुमको ये जल्दी करना चाहिए। और फिर उनका बात करना वगैरह हो जाता है और वो फोन काट देती है। फिर सारा हर्बर्ट को देखती है और फिर कहती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। हर्बर्ट कहता है, आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी उसे नहीं बताना चाहिए था। सारा कहती है, कोई बात नहीं,
तुम्हारा और EL01 का एक खास रिश्ता था और इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। हर्बर्ट कहता है, बॉस जिस तरह से आप मेरे लिए सहनशील हैं वो लगभग सस्पिशियस है। सारा कहती है, क्योंकि तुम यहाँ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर हो, अब आपको जाना चाहिए, आपको EL01 पर नजर रखनी होगी। जिस पर हर्बर्ट उदासी से कहता है, यस मैम, जहाँ पर सारा अपना काम कर रही होती है। फिर हर्बर्ट को स्माइल करते हुए देखती है, जो कि हर्बर्ट जा रहा होता है और दरवाजा बंद कर देता है। जिस पर सारा सोचती है, वो कह रहा था सहनशील, ऐसा है क्योंकि आप हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है। और दूसरी तरफ हमें मोटू पतलू की जोड़ी को दिखाई जाती है, जो कि जेन को कैमरे में देख रहे होते हैं, जो कि रूम के अंदर जा रही होती है। जिस पर वो लोग कहते हैं, अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। उस कठपुतली को मनाना आसान नहीं था। अच्छा हुआ कि जेन उसे रोक पाई। लगता है बॉस ने उसे बस यूं ही नहीं चुन लिया था। और उसके कहानी के प्रति जुनून, वाह, ये कहकर वो ताली बजाने लग जाता है। मोटू कहता है, ऐसा हो सकता है, और अगर बॉस सही है तो जेन बहुत अच्छा करेगी। वो पहली चुनौती पर पहले ही काबू पा चुकी है। लेकिन लेरी, तुम क्या सोचते हो, क्या EL01 जिंदा है या नहीं है? ऐसा लगता है। लैरी कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं रिसर्चर थोड़ी ना हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा हूँ। और क्या उन्होंने उसे जेन के पास ये पता लगाने के लिए नहीं भेजा था? पतलू कहता है, मुझे लगता है चाहे वो जिंदा हो या ना हो, वो एक अमेजिंग टेस्ट सब्जेक्ट है। रिसर्चर बेहद एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अमर हो सकता है। लेकिन ये कुछ अजीब बात है, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बॉस ने क्लियरली ये नहीं कहा है कि EL01 जिंदा है। लेरी कहता है, तुमने खुद ही कहा था कि वो एक अमेजिंग सब्जेक्ट है, तो शायद उसे रिजल्ट की परवाह नहीं है। पतलू कहता है, लेकिन ये वो बॉस नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। लेरी कहता है, जो भी हो, इस बारे में तुमको और बाकी रिसर्चर को सोचना चाहिए। मुझे तो भूख लगी है, बहुत ज्यादा चिंता के मारे मुझे तो भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। जिस पर पतलू कहता है, हाँ, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। और फिर बड़े सीरियस मूड में उस कैमरे में देखने लग जाता है उस बॉय को और सोच रहा होता है, अब देखते हैं क्या होता है, चाहे वो सचमुच जिंदा हो या ना हो। जहाँ पर वो क्रिएटेड मैन जब जेन के रूम में जाता है तो बस रूम को ही देख रहा होता है। वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रखी सामान, विंडो के पास रखी सामान, हर चीज को वो अच्छे से देख रहा होता है। और फिर कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है, और वो है ये हरी भरी छोटी छोटी पौधे, जिसके पास वो बॉय जाता है और बस उन्हें देखने लग जाता है और उन्हें ही निहार रहा होता है। तभी उसके शोल्डर पर जेन टैप करते हुए कहती है, हे। वो बॉय जेन को देखता है। जेन कहती है, इसके लिए सॉरी, मुझे बस एक फ्रेंड को कॉल करना था। आओ ना, बैठो ना, आज इतनी भाग दौड़ से तुम जरूर थक गए होगे, है ना? वो बॉय कहता है, आई एम सॉरी जेन। जेन कहती है, अरे चिंता मत करो। जेन उससे पूछती है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो बॉय कहता है, लोग मुझे आमतौर पर EL01 कहते हैं। जेन कहती है, ये नाम से ज्यादा सीरियल कोड जैसा लग रहा है। जिस पर वो बॉय उदास होते हुए कहता है, मेरा कोई असली नाम नहीं है। जैन अपना कबर्ड खोलते हुए कहती है, देखते हैं क्या अच्छा रहेगा। और कहती है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना? और अपने अलमारी से कपड़े ढूंढने लग जाती है। वो बॉय हाँ कहता है और जैन, जो कि उस बॉय के लिए कपड़े ढूंढ रही होती है, और कहती है, तो फिर मैं तुमको एक दे दूं? और उस पैजामे को देखते हुए सोचती है, शायद ये नहीं। फिर उसकी नजर एक कपड़े पर पड़ती है और उसे निकालती है और सोचती है, ये थोड़ा लड़कियों जैसा लग रहा है। और वो बॉय कहता है, तुम्हारा मतलब नाम से है? जेन कहती है, हाँ, एक नाम। बिना नाम वाले लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें बार बार हे, तुम, एक्सक्यूज मी ऐसा कहना पड़ता है ना। और तभी उसे एक कपड़ा दिख जाता है, जिस पर वो कहती है, ये रहा। और उस बॉय को कपड़े देते हुए कहती है, इसे अभी के लिए पहन लो, उन गीले ठंडे कपड़ों को उतार दो, ठीक है? जिस पर वो बॉय जेन को हैरानी से देख रहा होता है और कहता है, थैंक यू जेन। और जेन फिर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और वो बॉय अपनी जैकेट का बटन खोल रहा होता है और जेन, जो कि कह रही होती है, मैं तुमको क्या कहकर बुलाऊं, और उसके तरफ देखती है और उस पल को याद करती है जब वो उस बॉय को रोक रही थी और सोचती है, वुड्स, विंटर वुड्स। और कहती है, विंटर वुड्स कैसा लगा? अब से मैं तुम्हें विंटर कहकर बुला सकती हूँ क्या? तभी कोई कहता है, ये बेकार है। जिस पर जेन कहती है, क्या? और ये कहने वाला रॉय होता है, जो कि कह रहा होता है, ये नाम बेकार है, कितना घटिया है, छी, सुनने में ही कितना बेकार लगता है, कोई कुत्ता या सुअर भी इस नाम को पसंद नहीं करेगा। जिस पर जिन सोच रही होती है, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इसके बोलने की क्षमता तो मेरी कल्पना से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। जहाँ पर विंटर कहता है, जैन, क्या मुझे अब तुमको अपनी कहानी सुनानी चाहिए? जैन कहती है, जी हाँ, बस इतना ही तो करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। कल से शुरू करेंगे, ठीक है? और मेरे सामने इतना सख्त व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, हम स्प्रिंग तक साथ रहेंगे, इसलिए चलो चीजों को हल्के फुल्के ढंग से करते हैं। और हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
और विंटर कंफ्यूज्ड होता है। जैन को ही देख रहा होता है क्योंकि उसने कभी हैंडशेक किया ही नहीं है, जिस पर विंटर जैन के हाथ को झपट लेता है और जैन उसके हाथ को अच्छे से पकड़कर फिर हैंडशेक करती है। और विंटर तो हैरान होता है क्योंकि उसने कभी ऐसे किया ही नहीं है, वो पहली बार है उसका। जहाँ पर ये सारी चीजें रॉय भी देख रहा होता है और ये सारी चीजें उसके दिमाग के आर पार हो रही होती है। जैन कहती है मैं जल्द ही नहाने जा रही हूँ, इसलिए अपने नए सूखे कपड़े पहन लो, और वहाँ से जा रही होती है। और विंटर भी अपने कपड़े निकाल रहा होता है। जैन डोर खोलती है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो एक तिरछी नजर से देखती है जहाँ विंटर के बॉडी पर बहुत से निशान होते हैं, टाके लगे होते हैं, सिए हुए होते हैं। और ये देखकर जैन की आंखों में तो एक चमक ही आ जाती है। वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकलती है और फिर सोने का टाइम हो जाता है। जहाँ पर जैन है वो सोते हुए सोचती है क्या ये वाकई ठीक है, आखिरकार वो एक आदमी ही है। और विंटर जो कि बस चुपचाप बैठा होता है, जिस पर जैन सोच रही होती है मुझे नहीं पता कि मुझे आज नींद आ भी पाएगी या नहीं। और कुछ देर के बाद वो घोड़े बेचकर सो जाती है, तुरंत ही उसे नींद आ जाता है। और विंटर भी ये देख रहा होता है। फिर वो जैन के पास आकर बैठ जाता है, जो जैन है वो तो घोड़े बेचकर सो रही होती है और विंटर बस जैन को ही देख रहा होता है। तभी उसे एक गाना सुनाई पड़ती है, जंगल कोहरे से भरा हुआ है, मुझे बच्चे की सांस महसूस हो रही है, आगे मुझसे भी आगे। और ये आवाज खिड़की की तरफ से आ रही होती है, जिस पर विंटर उस खिड़की के पास जाता है जहाँ गाना चल रहा होता है। वो उस जगह से आगे बढ़ जाता है जंगल में, और विंटर फिर खिड़की को खोलता है और झांक के देखता है जहाँ उसके बगल वाला गा रहा होता है, मेरे दिल की गहराई में हमारा पहला कदम, अब यहीं से सब कुछ शुरू होता है, कोहरा पहला कदम और आपका फुटवेयर, ये एक नई शुरुआत है। और विंटर ये गाना को सुनते हुए आसमान की ओर ही देख रहा होता है। फिर हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जैन सो रही होती है खर्राटे लेकर, जिस पर रॉय कहता है उसके टॉप बेली को तो देखो, जहाँ जैन का पेट खर्राटे की वजह से ऊपर नीचे हो रहा होता है। रॉय कहता है उसके बेली को तो देखो, देखने में काफी दमदार लग रहा है, जिस पर जो विंटर है वो भी वहाँ पर आ जाता है और जैन के पेट को देख रहा होता है। रॉय कहता है अरे उसके नाक के छेद को तो देखो, छी उसमें तो मुझे कुछ दिख रहा है, जिस पर विंटर भी जैन के नाक को देखने लग जाता है और कहता है रॉय क्या होगा अगर जैन जागी नहीं मेरे पुराने मास्टर की तरह। रॉय कहता है अरे चिंता मत करो, जब तक उसका ये विशाल पेट ऊपर नीचे हो रहा है ना तब तक उसको कुछ नहीं होगा। जिस पर विंटर भी जैन की तरह एक्टिंग करने लग जाता है, जोर से खर्राटे मार और सांस को अंदर लेकर पेट फुलाता है और कहता है देखो मेरा पेट हिल रहा है, और सांस को छोड़ते हुए पेट नॉर्मल करता है और कहता है लेकिन मैं मरा हुआ क्यों। रॉय कहता है जिंदा रहना से पेट के हिलने डुलने से नहीं होता। विंटर कहता है मुझे अब भी समझ नहीं आया, जैन ने कहा था कि वो मुझे सिखाएगी, मुझे लगता है कि मुझे बस उसका इंतजार करना होगा, है ना। रॉय कहता है वो तुमको क्या सिखा सकती है, और इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नजर कहीं पड़ती है और वो है यहाँ जैन की मेकअप प्रोडक्ट पर, जहाँ पर रॉय कहता है देखो, और विंटर वहाँ झांक कर देखता है, उसने तो कभी मेकअप वगैरह देखा ही नहीं है, वो कंफ्यूज होता है इसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन रॉय उसे तो सब कुछ पता है। उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, वो आईलाइनर को उठाकर जैन के पास जाता है और उसके फेस पर अपना टैलेंट दिखाने लग जाता है, पूरा जैन के फेस पर लिपापोती करने लग जाता है। तभी जैन को कुछ फील होता है और वो अपना हाथ अपने फेस पर रखने जा रही होती है, जिस पर रॉय का तो प्राण निकल रहे होते हैं। वो जल्दी से वहाँ से कूदता है और जैन के हाथ के थप्पड़ से बच जाता है। जैन बड़बड़ाते हुए कह रही होती है गुदगुदी हो रही है, और अपने फेस को जब वो छूती है तो उसे चिपचिपा सा फील होता है, जिस पर तुरंत उसकी नींद खुल जाती है और वो तुरंत उठती है अपने हाथ में देखते हुए, और अपने आईलाइनर को बेड पर देखते हुए वो जोर से चिल्लाती है। और विंटर जो कि जैन के मेकअप से दीवार में पूरी पेंटिंग कर रहा होता है। जैन अपने आईलाइनर को देखते हुए कहती है ओ मेरा कीमती महंगा आईलाइनर, क्या हो गया इसे। और ये कहते हुए उसका हाथ कांप रहे होते हैं और उसके पैर भी कांप रहे होते हैं। और जब वो सामने देखती है तो बेचारी को तो झटका ही लग जाता है, जहाँ पर विंटर जैन के लिपस्टिक से पूरे दीवार में रेलगाड़ी बना रहा होता है। अगर आपको विंटर की ड्राइंग समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। और अब मैं आपको जैन की ब्यूटीफुल फेस दिखाने वाली हूँ, और वो है ये, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। कमेंट्स में बताइएगा कि जैन की ब्यूटीफुल फेस को आप कितने रेटिंग देंगे। वो बेड से उठती है और जैन बहुत गुस्से में विंटर को घूर रही होती है। विंटर जैन को देखकर कहता है जैन, और कहता है ये देखो मैं इसे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि जैन के लिपस्टिक का क्या हाल बना दिया है, पूरा धजिया उड़ा दिया है। जहाँ विंटर कहता है ये कितना कलरफुल है, ये कहकर वो चुप हो जाता है और जैन को ही देख रहा होता है, क्योंकि जैन अब बहुत गुस्से में आ चुकी है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है। तो फिर होना क्या था, जैन अपनी खूबसूरती के साथ विंटर को घूर रही होती है और विंटर जैन के गुस्से से अनजान वो कहता है ये बहुत खूबसूरत है, जिस पर जैन कहती है ये सुंदर, तुमको किसने कहा कि तुम मेरी चीजों को छू सकते हो। और फिर हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैन मॉप को फ्लोर पर फेंकती है और गुस्से में फ्लोर को साफ कर रही होती है, एकदम घिस घिस के, रगड़ रगड़ के, और विंटर को सजे के तौर पर उसे घुटने के बल टेका देती है। और उसके सिर पर रॉय भी होता है। विंटर अपने दोनों हाथ को ऊपर किए होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो अपना हाथ नीचे कर रहा होता है, जिस पर जैन कहती है विंटर अपने हाथ को ऊपर रखो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ।
और इसे सुनकर विंटर हैरान हो जाता है और अपना हाथ सीधा रखता है और साथ ही रॉय भी। वो इस बात से हैरान होता है कि जेन तो पीछे देख ही नहीं रही है, तो फिर उसे कैसे पता कि मैं अपना हाथ नीचे कर रहा हूँ। जिस पर विंटर अपने हाथ को हवा में जोर जोर से हिलाने लग जाता है और रॉय जो है वो बड़बड़ाते हुए कह रहा होता है, हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है, ये किस तरह की बेवकूफी भरी सजा है। और जेन जो कि गुस्से में कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये सुनकर विंटर की आंखें तो चमक उठती है। वो कहता है, मुझे लगता है कि इंसानों के पास पीछे देखने की एबिलिटी होती है। रॉय कहता है, वो तो बस अंदाजा लगा रही थी, वो इतनी बेवकूफ दिखती है कि उसे ऐसी बात का पता नहीं होना चाहिए था। हम बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, इसमें बड़ी बात क्या है, ये सब तो बहुत ज्यादा सस्ते लग रहे हैं। ये सुनकर जेन को अब रहा नहीं जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, क्या तुम लोगों को इसका अंदाजा है कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा कीमती है। ये सारा की तरफ से मुझे गिफ्ट्स मिले थे, मैंने इसे संभाल कर रखा था। और मेरा घर, क्या तुम लोग जानते हो इस जगह को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझ जैसे नॉर्मल इंसान के लिए इस जगह का खर्चा उठाना आसान है। और खुद ही बड़बड़ाकर कह रही होती है, ये किसी ऐसे जंगल के पास हो सकता है जहाँ कोई सीरियल किलर हो, लेकिन ये बड़ा अपार्टमेंट है, अंदर से एकदम साफ सुथरा, फर्निश्ड। क्या ये मेरा घर है। तभी जो रॉय है वो कहता है, वाह, गरीब होना कितना अच्छा होता है ना। जिस पर जेन कहती है, ए तोते। रॉय कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मेरा नाम तोते नहीं है, मैं रॉय हूँ, रॉय। जिस पर जेन कहती है, ठीक है रॉय, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया क्योंकि मैं तुम्हारे बोलने की कला से बहुत प्रभावित हुई थी। और तेजी से रॉय की तरफ बढ़ते हुए कहती है, यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा चबा जाऊंगी। जिस पर रॉय कहता है, मुझसे दूर रहो। और फिर हमें जोरदार आवाज सुनाई देती है, नहीं। और फिर हमें विंटर को दिखाया जाता है और फिर रॉय को दिखाया जाता है, जिसको जेन ने सजा दी है। उसके 6.5 बाल को जेन ने तो दीवार पे ही टांग दिया है और अब रॉय डर के मारे कांप रहा होता है। वो कहता है, वो पागल है, वो पूरा पागल है। तभी खिड़की से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, इधर आओ वो इंसान जो यहाँ पर नया है। विंटर भी वहाँ देखता है। वो मैन कहता है, खिड़की के पास। और फिर विंटर उसे देखता है। वो मैन कहता है, ओह मुझे खुशी है तुमने मेरी बात सुन ली, क्या तुम मुझे वो कागज दे सकते हो जो वहाँ पड़ा है। जिस पर विंटर उस पेज को देखता है और उसे पकड़ता है और कहता है, आपका मतलब ये है। वो मैन कहता है, हाँ, और उस पेज को लेते हुए कहता है, थैंक यू, मुझे इस बात की और भी ज्यादा खुशी है कि ये तुम थे, जेन नहीं थी। तुम कौन हो। जेन डेटिंग करने वाली लड़की तो नहीं लगती, इसलिए मुझे शक है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। विंटर कहता है, मेरा नाम विंटर वुड है। जेन और मैंने कल रात को एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है। जिस पर वो मैन कहता है, एक दूसरे की मदद। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं क्लाउड हूँ, क्लाउड लैब, क्या हम हाथ मिला सकते हैं। जिस पर विंटर भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो लोग पहुंच नहीं पाते, तो वो लोग फिर अपना फिंगर टच करते हैं। लेव कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई विंटर, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। विंटर कहता है, मैंने तुम्हें कल रात गाते हुए सुना है। लेव कहता है, सच में, तुमको कैसा लगा, क्या ये अच्छा था। सच सच बताना, तुम मुझे बता सकते हो, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन सच सच बताना, ठीक है। तुम्हें पसंद आया। विंटर कहता है, मुझे ये पसंद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेव कहता है, लगता है विंटर तुम्हारे कान बहुत तेज हैं। और जेन और बाकी लोग अभी उस कमरे में। लेव कहता है, मेरे कान उतने अच्छे नहीं है। वो इसे शोर कहती है, इस इमारत में इतने अजीब लोग क्यों हैं। फिर कहता है, विंटर ध्यान से सुनो, दरअसल मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। और धीरे से कहता है, जेन के साथ रहना अच्छा नहीं है। जब भी मैं रात में म्यूजिक बजाता हूँ वो गालियां देने लगती है और दीवार पर घूंसे मारने लग जाती है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी दिखावटी, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसके कान भी। इसलिए विंटर केयरफुल रहो। और तभी विंटर के पीछे एक काला साया दिखाई देता है। वो कहती है, आपदा के बारे में, वो क्या होता है। और ये देखकर लेव डर जाता है और कहता है, हाय जेन। जेन कहती है, मुझे हाय मत कहो। और गुस्से से उसे भगाते हुए कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। और लेव अपना खिड़की बंद करते हुए कहता है, ठीक है, फिर मिलेंगे जेन। जेन कहती है, एक बार खिड़की खोलो फिर मैं बताती हूँ। हे भगवान, मुझे उस आदमी से इतनी नफरत है ना। तभी उसे एक स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली गंध, जिस पर जेन विंटर से दूर हो जाती है और कहती है, विंटर। और सोचती है, हे भगवान, ये गंध। और कहती है, तुम नहा क्यों नहीं लेते। फिर हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेन ने विंटर के लिए बात तैयार कर दिया है। जेन कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बात तैयार कर दी है, इसलिए समय निकालो और अच्छे से हाथ मुंह धो लो। जिस पर विंटर तो बस जेन को ही देख रहा होता है। जेन कहती है, अब ये कैसी नजर है, अब मुझे ये मत बताना कि तुम खुद से नहा भी नहीं सकते हो। विंटर कहता है, मुझे इससे पहले सफेद कोट वाले लोग मेरे लिए सब कुछ कर देते थे। रॉय कहता है, बिल्कुल सही, उन्होंने कपड़ों के एक छोटे से टुकड़े से उसके शरीर के हर एक इंच को रगड़ रगड़ कर साफ किया था। इसे देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब था, वो बहुत ज्यादा घिनौना था। विंटर एक सब्जेक्ट के तौर पे था, तो उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे, जिसके वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ता था। रॉय कहता है, तुमको पता है कि तुमको भी ऐसा ही करना होगा। जिस पर जेन कहती है, क्या मुझे। रॉय कहता है, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। फिर जेन कहती है, मैं तुमको एक बार ही सिखाऊंगी, इसलिए ध्यान से सुनो और सबसे पहले अपने कपड़े उतारो और ये तुम्हारे चेहरे के लिए है। जिस पर विंटर कहता है,
मेरे कपड़े उतारो, फिर अपना टी शर्ट उतार कर फेंक देता है। जैन उसे बता रही होती है ये तुम्हारे बाल के लिए और ये तुम्हारे बॉडी के लिए है, तुमको इन्हें इसी क्रम में इस्तेमाल करना होगा और खुद सारे बुलबुले बनाने के लिए इन्हें अपने शरीर पर रगड़ना होगा। और विंटर अपने पैंट को खोल रहा होता है, तभी जैन उसकी तरफ देखकर कहती है क्या तुम सुन रहे हो? जहाँ पर विंटर अपना सारा कपड़ा खोल चुका होता है और उसका पैंट ही बचा होता है और वो उसे भी खोलने जा रहा होता है, जिस पर जेन वहाँ से भागते हुए कहती है अभी नहीं, मेरा मतलब था कि मेरे जाने के बाद। और विंटर तो पूरा कंफ्यूज्ड होता है और जाते जाते कहती है अरे ए तोते, याद रखना मैंने उसे क्या कहा था और खुद भी थोड़ा साफ सुथरा हो लो, ठीक है? और जब वो अपनी उंगली के बीच से विंटर को देखती है तो उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान होते हैं। उसकी पूरी बॉडी ऐसी लग रही होती है मानो किसी ने उसे सिल कर बनाया हो। और कहती है वेल, काम खत्म होने पर मिलते हैं, और दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे की इधर उधर जल्दी जल्दी चलने लग जाती है और सोचती है ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और दरवाजा पर अपना कान चिपका लेती है और कहती है मुझे उसकी कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? लेकिन वो क्या था? ये उसके बाकी शरीर के हिस्सों की तुलना में कई ज्यादा खराब था। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई जरूर कहानी होगी। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है, जिस पर जेन तुरंत ही अंदर जाते हुए कहती है क्या हो रहा है? जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ होता है और विंटर वहीं बिना कपड़े के बैठा होता है, जहाँ पर रॉय साबुन पर खड़े होकर फिसल रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है। और जैन को देखकर वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पैर से साबुन फिसलता है और हवा में उड़ता हुआ डायरेक्ट जेन के ही पास आ रहा होता है और डायरेक्ट जेन को ही हिट करता है उसके आंख में, जहाँ जैन कहती है मेरी आंख बहुत दर्द हो रही है। और सहारा लेने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि कुछ तो पकड़े, लेकिन पानी की वजह से उसका पैर फिसलता है और अब वो गिर रही होती है। और विंटर भी बस वही बैठे बैठे जेन को गिरते हुए देख रहा होता है और रॉय जो कि फिसल कर बेचारा खुद ही बहुत दूर तक गिरता है और वो कुछ देखकर बहुत हैरान है। और वो है ये जहाँ पर जेन विंटर के ऊपर गिर चुकी है और सारा सामान वहीं पर अस्त व्यस्त पड़ा होता है और हर तरफ पानी ही पानी भरा होता है।